Right. So, if you remember in the earlier lecture, we talked about the structure of the heart, right? Like how it looks like and what is the conducting system of heart like. We said that it is myogenic and it originates its own impulses. हमने देखा था है ना, वो SA नोड था, फिर वो AB नोड था, फिर बंडल ऑफ हिस था, फिर साइड से वो क्या जा रहे थे, पुरकिंज फाइबर. फिर हमने we also saw that how exactly this heart is like pumping whatever the heart sounds. If you remember, first sound was lub and other was dub, right? So when the bicuspid and tricuspid valve closes, हमने बोला वो कौन सा sound था, lub. And when semilunar valves they close, it was dub. राइट साइड में कौन सा था वाल्व? राइट साइड में बाइकस्पिड था या ट्राइकस्पिड था? राइट साइड में ट्राइकस्पिड. और लेफ्ट साइड में कौन सा था? बाइकस्पिड. सो देयर वर 3 cusps on the right and 2 cusps on the left. पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों के ओपनिंग के वहां पे क्या था? सेमीलुनार वाल्व्स, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट सर्कुलेशन, आपको याद होगा हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने आपको क्या बोला था कि फिश में देयर आर 2 चेंबर्स इन द हार्ट, देन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में मेरे 3 चेंबर्ड, और हम में हार्ट कितना चेंबर है? 4 chambered, right? So this 4 chambered heart is characteristically showing the phenomenon of double circulation. I told you that we keep the oxygenated and the deoxygenated blood separate. तो हम राइट साइड में कौन सा रखते हैं? डीऑक्सीजनेटेड. और लेफ्ट साइड में कौन सा रखते हैं? ऑक्सीजनेटेड, राइट? सो बेसिकली व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रूट, उसको पता है कहाँ पे जाना है. जैसे यहाँ पे कैसे रास्ते से आप जा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं इतना बट अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो वहां पे यू हैव दोज वन वेज, तो आप एक ही जगह से जा सकते, रिटर्न नहीं आ सकते, है ना. यहाँ पे आप किधर भी कैसे भी जा सकते हैं, राइट? सो जब ब्लड एक फिक्स्ड रूट से जा रहा है, राइट, और ब्लड वेसल्स में से जा रहा है, तो दैट इज द मतलब मेजर क्रक्स ऑफ योर डबल सर्कुलेशन. और वो लेके कौन जा रहा है उनको? ब्लड वेसल्स. और हम ब्लड वेसल्स क्या बोलते? दे आर ऑफ 2-3 बेसिक टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स और आपके कैपिलरीज. तो अगर ब्रॉडली डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि द वन विच इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. कोई भी अगर आपका ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो वो कौन है? आर्टरी. और जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहे हैं वो कौन है? वेन्स. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. लाइक ऑल आर्टरीज आर टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. यू विल नॉट हैव एनी आर्टरी व्हिच इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ऑल आर्टरीज विल टेक इट अवे. All veins are carrying the blood towards the heart. You will not have any vein which is taking the blood away from the heart. There is उसमें कोई exception नहीं है. फिर बचपन में in your lower standards you must have studied कि arteries are carrying the oxygenated blood, except pulmonary artery जो हमने देखा था ना, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, वो कौन सा कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड. वैसे ही सारे वेन्स आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो कहां से आ रही है? लंग्स. पल्मोनरी वेन जो आ रही थी ना लंग्स से, वो कैसा ब्लड ला रही थी? ऑक्सीजनेटेड. तो जाने के मामले में मतलब रास्ते के मामले में कोई एक्सेप्शन नहीं है. आर्टरीज सारे हार्ट से दूर जा रहे हैं और वेन्स सारे हार्ट की तरफ आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. अगर आप देखेंगे उसके कवरिंग्स आर्टरीज के, वेन्स के, तो यू विल फाइंड दैट इट हैज 3 बेसिक कवरिंग्स. तो पहला जो कवरिंग उन्होंने बोला है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, द आउटर मोस्ट कवरिंग. उसके बाद दैट इज ट्यूनिका मीडिया एंड देन यू हैव ट्यूनिका इंटिमा. सो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, कोलेजन फाइबर्स है उसमें. और उसके बाद जो है वो ट्यूनिका मीडिया, जो मिडिल है, जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी है. यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आपका स्मूथ मसल्स से बना हुआ, ये आपका हम बोलेंगे कि ये ट्यूनिका मीडिया है. तो स्मूथ मसल से बना हुआ, इलास्टिक फाइबर से बना हुआ. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है वेन में जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन है, और आर्टरीज में जो ट्यूनिका मीडिया है वो कैसा है? थिक कंपैरेटिवली. और अंदर का जो लेयर है, जो एक ही लेयर से बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम से जो बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, राइट? सो दैट इज योर ट्यूनिका इंटिमा. तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो इंटिमा, मीडिया, एक्सटर्ना. बाहर से अंदर आ रहे हैं तो एक्सटर्ना, मीडिया और इंटिमा. तो इंटिमा में क्या है? स्क्वैमस एंडोथेलियम है. मीडिया में क्या है? स्मूथ मसल से इलास्टिक फाइबर्स है. और वेन्स में वो कैसा है? थिन. वेन्स में थिन की वजह से आर्टरीज हार्ट से दूर जा रही है, तो ब्लड जब भी आर्टरीज में जाएगा इट विल बी अंडर प्रेशर. तो जब प्रेशर में है तो उसकी वॉल थिक चाहिए, नहीं तो बस्ट हो जाएगी. और जब वहां से आ रहा है ऑर्गन से, आपका कोई दूसरा ऑर्गन पंप नहीं है, आपका पंप सिर्फ कौन है? हार्ट. वह किडनी पंप नहीं कर रही है ब्लड, या लिवर पंप नहीं कर रहे हैं. वहां से तो इधर से पंप किया हुआ ब्लड जो रिटर्न आ रहा है बस उतना ही. तो उसमें प्रेशर कैसा है? कम.
तो इसलिए आपको दिखेगा कि वेन्स का जो ये मिडिल लेयर है वो कैसा है, थिन। तो लूमेन बड़ा है, इसमें आपको जो मिडिल लेयर है वो बहुत जाड़ा है, और उसका जो लूमेन है वो कैसा है, कम। तो दैट इज अबाउट योर आर्टरीज एंड योर वेन्स। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपके राइट वेंट्रिकल में से कौन बाहर निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन बाहर निकल रही है, डॉर्सल एओर्टा। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। डबल सर्कुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड हार्ट में 2 बार आने वाला है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो जैसे अभी ये राइट वेंट्रिकल में से समझो निकला, राइट वेंट्रिकल में से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि राइट साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी का आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड, किसकी तरफ गया, लंग्स। कौन लेकर गया, पल्मोनरी आर्टरी, लाइक हु कैरीज दैट, पल्मोनरी आर्टरी। सो द राइट वेंट्रिकल pumps the deoxygenated blood from the pulmonary artery towards the lungs. Now lungs are going to oxygenate it. As soon as the lungs receive, बोलते इतना गंदा ब्लड इसी, तो बोलते इसको साफ करो, तो उसमें से CO2 लो, बाहर डालो, और इसमें क्या डालो, ऑक्सीजन। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स, आपको याद होगा कल की डायग्राम में हमने देखा था कि 4 पल्मोनरी वेन्स थे, तो वो इसको ला रहे हैं कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम आप बोलेंगे। तो ये जो सर्कुलेशन हुई, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को मैं कौन सर्कुलेशन बोलूंगा, पल्मोनरी। तो समराइज क्या करेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से शुरू होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, कहां लेके जाएगा, लंग्स, कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेट, और कौन लेके आएगा फिर से, पल्मोनरी वेन्स, कहां लेके आएगा, लेफ्ट ऑरिकल। तो राइट से शुरू होके लेफ्ट पे खत्म हुआ, डीऑक्सीजनेटेड से शुरू होके ऑक्सीजनेटेड पे खत्म हुआ, और निकला कहां से, हार्ट, गया पे लंग्स, फिर कहां पे आया, हार्ट। छोटा सा ही रास्ता है, इधर से इधर घूम के आ गया। तो वो जो है हम उसको कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं, पल्मोनरी। तो ये जो ब्रांच दिख रही है आपको, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। एक बार हार्ट में था, यहां से निकल फिर हार्ट में आ गया, अब यहां से फिर निकल के फिर हार्ट में आएगा, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब आप हार्ट में कौन सा लेके आए थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में लाया था आपने, बाइकस्पिड वाल्व से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसको पंप करेगा, वो कहां पंप करेगा, डॉर्सल एओर्टा। सो इट विल पंप द ब्लड इनटू द डॉर्सल एओर्टा, एंड डॉर्सल एओर्टा अलोंग विथ इट्स ब्रांचेस। कैसे होता है कि आर्टरी है, मतलब होता कैसे है कि यू स्टार्ट विथ एन आर्टरी, बिग आर्टरी, इट ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स, और फिर ये आर्टरियोल्स दे ब्रांच इनटू कैपिलरीज। तो जब निकलता है हार्ट में से तो कैसे निकल रहा है, आर्टरी निकल रही है, देखो। फिर इसके छोटे छोटे ब्रांचेस बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स। और इन आर्टरियोल्स के नाउ यू हैव स्मॉल स्मॉल अगेन वेसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरी बेड बनता है एक, और वो कैपिलरी बेड किसी ऑर्गन को, किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई करेगा। तो जब वो एक्सचेंज होना है, आर्टरीज अभी क्या देंगे, न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, है ना, कुछ हार्मोन्स दे देंगे, तो वो जो एक्सचेंज वाला पार्ट है वो कैपिलरीज करेंगे। तो हुआ कैसे, आर्टरीज निकले, आर्टरीज के ब्रांच क्या हुए, आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स के ब्रांच क्या हुए, कैपिलरीज। लेने देने का काम किसने किया, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ने उनको क्या दे दिया होगा, ऑक्सीजन, उनसे क्या ले लिया होगा, CO2। कैपिलरीज ने उनको क्या दिया होगा, फूड, उनसे क्या लिया होगा, वेस्ट प्रोडक्ट। कैपिलरीज ने उनको क्या दिया होगा, यूजफुल सब्सटेंसेस, उनसे क्या लिए होंगे, वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो वो कलेक्ट करेगा, तो वो वेन्यूल्स बनाएगा, क्या बनाएगा, वेन्यूल्स, और वो वेन्यूल्स ज्वाइन होके फिर क्या बनाएंगे, वेन्स। तो देखो कैसे शुरू हुआ, आर्टरी थी, आर्टरी के क्या बने, आर्टेरियोल, आर्टेरियोल की क्या बनी, कैपिलरी, कैपिलरी के क्या बने, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के क्या बने, वेन्स। तो ऐसे चलता है सिस्टम। तो जब हम हार्ट से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, आर्टरीज, आर्टरीज के ब्रांचेस आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स के ब्रांचेस कैपिलरीज। तो कैपिलरी आप देख सकते हैं, इट इज ओनली 1 लेयर थिक। उसको ये नाटक नहीं है, इंटिमा, एक्सटर्ना, कुछ नहीं, मीडिया फिडिया, सिर्फ एक ही जो एंडोथेलियम हमने बोला था ना, उतना ही है, क्योंकि उसको वहां पे फूड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। तो सारा एक्सचेंज कहां पे होगा, कैपिलरीज। कैपिलरीज ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, वेन्स, और फिर ये वेन्स, ये ब्लड कहां लेके जाएंगे, फिर से हार्ट। आर्टरीज ने ब्लड कहां से लाया था, आपके घर से, मेरे घर से, या हार्ट से, हार्ट से। तो हार्ट से आर्टरी ने लाया, आर्टरी का क्या हुआ,
आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल का क्या हुआ, कैपिलरी, कैपिलरी ज्वाइन हुए, देखो आपको समझ में आ रही बात, आर्टरी ब्रेक हुए आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल ब्रेक हुए कैपिलरी, कैपिलरी ज्वाइन हुए वेन्यूल, और वेन्यूल ज्वाइन हुए वेन्स, और फिर ये कहां लेके जाएंगे, हार्ट, वेनस सिस्टम बनेगा वो। तो ऐसे आप लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले, डॉर्सल एओर्टा में गए, वेंट्रिकल में से आप पूरी दुनिया को ब्लड बांटने वाले, पूरे बॉडी को, तो कौन सा बांटेंगे आप, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह जाएगा, जब तक ये सबको बटेगा तो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेट होने के बाद ये जो आपके वेन्यूल्स है वो वेन्स बनेंगे, वीना केवा बनेगा, मैंने आपको बताया था, सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा, और ये सारा ब्लड कलेक्ट होके कहां पे आएगा, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से फिर कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और फिर ये शुरू हो जाएगा। यहां से जब आप निकले, लेफ्ट से निकल के राइट आ गए, ये जो सर्कुलेशन है दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको हमने कौन सा बोला, सिस्टमिक। तो ऊपर वाला जो था वो कौन सा था, पल्मिनरी, ये वाला कौन सा है, पल्मिनरी, लंग्स है ना इसमें, तो कौन सा हो गया, पल्मिनरी, और ये पूरी बॉडी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। तो हार्ट से ब्लड निकलेगा, आप सोचो पूरे बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, तो ज्यादा लंबा रास्ता कौन करके आ रहा है, सिस्टमिक या पल्मिनरी, सिस्टमिक। पल्मिनरी को इधर जाना है, इधर से इधर जाना है ना, दो भाई को हम भेजते, एक को इधर भेजेंगे, एक को बोलेंगे पूरा चक्कर लगा के, तो दूसरा लगा ज्यादा है ना, तो किसका ज्यादा है आपका यहाँ पे, सिस्टमिक। तो सिस्टमिक जाते जाते क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, कुछ चीजें जो टिश्यू को चाहिए वो दे देगा, उनसे क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, हार्मफुल सब्सटेंस ले लेगा, और उनको क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट। तो ऐसे चलता है सिस्टम, एक कौन सी, पल्मोनरी, दूसरी कौन सी, सिस्टमिक। वापस एक बार, राइट से अगर मैंने स्टार्ट किया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग्स में गया, पल्मोनरी वेन से वापस यहाँ पे आया कौन सा, पल्मोनरी, डीऑक्सीजनेटेड से स्टार्ट करके ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट से मैंने स्टार्ट किया, ऑक्सीजनेटेड से स्टार्ट किया, डीऑक्सीजनेटेड पे लाके राइट में खत्म किया, ये कौन सा, सिस्टमिक। फिर भी इसमें एक यूनिक फीचर है, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ह्यूमन में या बाकी एनिमल्स में भी होता है कभी कभी, वो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल हम ह्यूमन में और जो एक बताया उन्होंने वो देखेंगे हम। तो देयर इज अ यूनिक सिस्टम, मतलब ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर स्टफ और ब्लड वेसल्स का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपका लिवर, किसके बीच में, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपका लिवर। जैसे आपका इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन जो है आपका, वहां से जो वेन्स निकलेंगे, अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था कि आपने आर्टरी का क्या किया, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल का क्या किया, कैपिलरी, कैपिलरी का क्या किया, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स का क्या किया, वेन्स, खत्म। अब वेन्स सीधा ये ब्लड कहां लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ। पर यहां पे क्या होता है ना कि सपोज जो वेन्स है, वेन्स, वो वेन्स फिर कैपिलरी में आ गई, तो ये नहीं होता ना एक्चुअली। एक्चुअली कैपिलरी बनाता कौन है, आर्टरीज, आर्टरीज में से कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरी जुड़ने से क्या बनती है, वेन्स। पर इसमें अभी क्या हो रहा है कि वेन्स आर अगेन लाइक डिवाइडिंग इनटू कैपिलरीज, तो वेन्स वापस वेन्यूल्स हो जाएंगी टुकड़ों में, और वो वापस कैपिलरी हो जाएगी, और फिर कैपिलरी जुड़ के वापस क्या बनाएगी, वेन्स। तो मतलब वो जो कैपिलरी है उस पोर्टल सिस्टम में, उसकी शुरुआत भी वेन्स से हुई और एंड भी वेन्स में। यहां पे हमने कैपिलरी की शुरुआत कहां से हो रही है, आर्टरी, खत्म कहां पे हो रहा है, वेन्स। अब ये वेन्स में से फिर कैपिलरी बनेगा, और फिर उसमें से क्या बनेंगे, वेन्स। तो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ वेन एंड यू एंड इन अ वेन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। और ऐसा एक पोर्टल सिस्टम हमारे पास जो है वो कौन सा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वो कहां से शुरू होता है, मैं आपको बोला इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में जो वेन्स है, जो ये आर्टरी, आर्ट्रियोल करके सब इसको दे दिया फूड, और वहां से भी जो निकली है वेन्स, तो वो उन्होंने हार्ट पे जाना है, बट वो क्या करेंगे ना, वो हार्ट पे जाने के पहले वो वेन्स लिवर के पास जाएंगी, तो लिवर के पास जाके वो कैपिलरीज हो जाएंगी, तो वहां पे वो फूड एक्सचेंज करेंगे। आपको समझ में आ रही बात, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में क्या है ना, आपने बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब कर दी है, फूड आपका कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, सारा इंटेस्टाइन। अब आपको ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, आपको समझ में आता है ना कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। मतलब सब जगह तो आर्टरीज का आर्ट्रियल हो रहा है, फिर कैपिलरी हो रहा है, फिर वेन्स हो रहे हैं, पर यहाँ पे वेन्स के वापस क्या हो रहे हैं, वेन्स के वेन्स होने के पहले बीच में क्या हो रहे हैं, कैपिलरी। तो हमारे दिमाग में आता है ना कि ऐसा क्यों हुआ ना, वेन्स फिर कैपिलरी क्यों बनी, तो वो क्यों बनी, क्योंकि इसने फूड कहां से कलेक्ट किया है, या न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीजें हैं, ये निकली कहां से, वेन्स। अभी मैंने बताया ना, ये निकली कहां से, अभी आपकी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जब बन रहे हैं तो पहले कहां से निकली वो, इंटेस्टाइन।
तो इंटेस्टाइन में उसने सब कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, फूड एब्जॉर्ब किया होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब किए होंगे, वट एवर वो एब्जॉर्ब किया होगा, वो कहां पे लेके जा रहा है उसको? लिवर। आपको पता है लिवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो गया, यहाँ बहुत सारी चीजें कौन कर रहा है? आपका लिवर। तो आप सोचो कि इंटेस्टाइन में से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो गई और वो हार्ट में जाने के पहले आपको लगता है सीधा हार्ट में जाएंगी? कैसे? नहीं, पूरी बॉडी में से घूम के फिर किधर जाएगी? हार्ट। तो बॉडी क्या सोचती है कि ऐसे उसको हार्ट पे लेके जाने के पहले उसको कहाँ लेके जाओ? लिवर। तो लिवर देख के लेता है, फिल्टर करके लेता है, या टॉक्सिक उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो क्लियर करके लेता है, और फिर उसको कहाँ लेके जाते हैं आप? हार्ट। तो मतलब ये पूरी बॉडी में ना फैल जाए सब कुछ। इसलिए आप देखो कभी भी जब कोई टॉक्सिक चीज कोई लेते हैं या क्या, तो पहली ऑर्गन जो खराब होता है, पहला ऑर्गन जो खराब होता है वो क्या? लिवर। तो लिवर क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि इंटेस्टाइन में से फूड पूरी बॉडी में जाने के पहले कहां जा रहा है? लिवर। वो आपकी ढाल है एक्चुअली, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। आप पे कोई अटैक करता है, आप पहले कुछ ढाल सामने रखते हैं, तो आपकी बॉडी ने वो ढाल कौन रखी है? लिवर। तो वो यहाँ पे हो रहा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन में से जो कैपिलरीज निकले हैं वो पहले किसको कवर कर रहे हैं? इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज निकले वो पहले हार्ट की तरफ जाएंगे या पहले कहां जाएंगे? लिवर। और लिवर से फिर ज्वाइन होके फिर कहां जाएंगे? हार्ट। तो दैट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन पहले कहां से निकलेगी? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में से निकल के इट विल फर्स्ट गो टू द लिवर, एंड फ्रॉम द लिवर इट विल एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरा आपको याद रखना है कि एक कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट में भी चल रहा है, क्योंकि हार्ट इज सप्लाइंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, बट हार्ट का भी अपना मस्कुलेचर है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वहां पे कोरोनरी सिस्टम है। वहां पे कौन सा सिस्टम है? कोरोनरी। तो वहां पे कोरोनरी आर्टरी है, वहां पे कोरोनरी कैपिलरीज बनेंगे, वहां पे कोरोनरी वेन्स बनेंगे, तो वो कोरोनरी साइनस बोल के वापस इसके पास आएंगे। तो कोरोनरी सिस्टम ये ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट को, और हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है। आपको समझ में आ रही बात? एक हार्ट ब्लड पंप कर रहा है जो उसके अंदर आया हुआ है, और दूसरा हार्ट खुद ऑर्गन है, उसके भी जो मसल्स है उसको भी तो क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसमें भी तो क्या जमा हो रहे? वेस्ट प्रोडक्ट्स। वो भी तो बार बार क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। तो वो काम कौन कर रहा है? कोरोनरी सिस्टम। तो दो एक्स्ट्रा चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, एक क्या? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा कौन सा सिस्टम? कोरोनरी सिस्टम। तो बेसिकली लाइक दिस इज हाउ इट फंक्शंस। मतलब आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये दो तीन चीजें अगर आप देखेंगे। कार्डियक एक्टिविटी वैसे तो मैंने आपको कल भी आपको बोला कि आपका हार्ट ये आपकी बात सुन रहा है, ये ब्रेन की बात नहीं सुन रहा है। उस दिन मैंने आपको बोला था ना कि लोग बोलते हैं ना कि दिमाग से सोचो, या लोग बोलते हैं दिल से सोचो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं? अलग अलग। आपका हार्ट जो है ये मायोजेनिक है। मैंने उस दिन आपको बोला हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। इसके इंपल्सेस, इसका बंद चालू होना, इसका स्पीड, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्ट खुद। उसके खुद के नोडल टिश्यूज है। आपको याद है मैंने आपको बोला था अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में वो नोड था जिसको हमने क्या बोला था? एसए नोड, जो पेसमेकर था। तो इट इज मायोजेनिक, इट इज इंट्रिंसिक। तो कार्डियक एक्टिविटी आपकी इंट्रिंसिक है, ऑटो रेगुलेटेड है, इसलिए आपका हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। वो खुद सब काम करने वाला है। पर आपके ब्रेन का उस पर इफेक्ट है ना? आपको ही पता है जब आप डर जाते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, इमोशंस जो आपके साथ खेल रहे हैं, तो तब आपके हार्ट बीट्स अचानक बढ़ भी जाते हैं और कभी कभी कम भी हो जाते हैं। आप रिलैक्स थे, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, इसे कुछ तो हो गया, कुत्ता आपके पीछे लगा था, हार्ट बीट अचानक बढ़ गई थी, फिर वो कुत्ता गायब हो गया या आप गायब हो गए। अभी कुत्ते को आप नहीं दिख रहे, आप कुत्ते को नहीं दिख रहे, तो वापस आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? नॉर्मल। तो बढ़ानी भी है, टाइम आने पे कम भी करनी है। तो वो सेंटर जो है न्यूरल सेंटर, वो कहां पर प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां पे प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपको याद है हमने देखा था कि ब्रेन में वो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक था जो हाइंड ब्रेन का पार्ट था। तो उस मेडुला ऑब्लोंगेटा में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू ये रेगुलेट होगा। तो आपको याद है हमने देखा था उसमें दो सिस्टम्स थे, एक सिंपैथेटिक एंड अदर वाज पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या करता है? एक्टिविटी बढ़ाता है। तो यहाँ पे भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हार्ट बीट बढ़ानी है, आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, मैंने बोला था ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? बढ़ेगा। आपको याद है हमने देखा था कार्डियक आउटपुट वाज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना? एक पंप में जितना ब्लड बाहर निकलता है हमने उसको क्या बोला था? स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कितना था? अराउंड 70 ml। याद है आपको? हार्ट रेट 72, तो हमने देखा था कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर अराउंड।
तो हार्ट रेट आपने बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपको कम करना है तो ये कौन कम करेगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो याद क्या रखना है मुझे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट रेट कंडक्शन, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, हार्ट बीट कम करेगा, कंडक्शन कम करेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम। और आपको याद है मैंने आपको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोले थे, किडनी के ऊपर वो ग्लैंड थी ना टोपी जैसी, जिसको हमने कौन सी ग्लैंड बोला था, एड्रिनल ग्लैंड। उसके दो पार्ट्स थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। फिर उसके मेडुला में हार्मोन थे, आपको याद है, एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये जो हार्मोन्स है, तो दे आर ऑल्सो व्हाट यू कॉल इज इंक्रीजिंग योर कार्डियक आउटपुट, क्योंकि वो भी इमरजेंसी के वक्त आते हैं ना, आपको डर गए या आप भाग रहे या आप लड़ रहे, तो फाइट फ्लाइट वाला जो हार्मोन हमने देखा था, तो उसमें भी आपकी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम कौन करे, आपके एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स। तो रेगुलेशन में हमने क्या देखा कि आपका हार्ट एक्चुअली तो मायोजेनिक है, वो आपके ही कंट्रोल में, आपके ही कंट्रोल में चाहिए, तो वो मायोजेनिक है, इंट्रिंसिक है, ऑटो रेगुलेटेड है, पर उसका कंट्रोल सेंटर कहां पर है, थोड़ा सा मिडुला ऑब्लोंगेटा, जो किसके थ्रू काम कर रहा है, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें भी आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स ये भी कार्डियक आउटपुट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो ये थोड़े बहुत आप हार्ट को आप थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, राइट। यू विल फाइंड कि इतना सब कुछ होने के बावजूद लाइक हार्ट में कभी कभी देयर आर इश्यूज, अलग अलग हम बोलते हैं ना डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे मेजर डिसऑर्डर जो हार्ट से रिलेटेड है दैट इज योर ब्लड प्रेशर। कभी कभी लोगों को देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी कोई आदमी, हर एक के जीवन में एक ऐसा आदमी रहता है जिसको देख के आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। लोग बोलते हैं ना, अभी गुस्सा करते लोग बोलते हैं ना, हाइपर मत हो, है ना। तो हाइपरटेंशन यानी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जब वेंट्रिकल्स ब्लड पंप कर रहे हैं, तब जो प्रेशर है ब्लड का आपके आर्टरीज में से, तो वो जो प्रेशर है, द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड पंप किया जा रहा है, जब ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में से, तब वो किस प्रेशर से फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का प्रेशर कितना चाहिए, 120/80। अगर कंसिस्टेंटली किसी का 140/90 या उससे अबव अगर जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि उसको क्या हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर। कब, जब उसका प्रेशर कंसिस्टेंटली 140/90 से क्या हो रहा है, ज्यादा, तो उसको हम बोलेंगे क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, या उसको हम बोलेंगे क्या हो गया, हाइपर टेंशन। तो उस हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो और ब्लड का पंपिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ब्लड फ्लो और ब्लड का पंपिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वो पंप इंक्रीज हो जाएगा तो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी किडनी को प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके ब्रेन को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये क्या कंट्रोल में करना है, ब्लड प्रेशर। तो आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में चाहिए। तो आप क्या खाना खा रहे हैं, आपका डेली रूटीन कैसा है, आपके मेंटल थॉट्स कैसे है, ये सारी चीजें क्या कंट्रोल करती है, आपका ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन, मैंने आपको लाइक हाइपरटेंशन यानी क्या, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कितना बोला मैंने, 120/80। 120/80 भी कैसे होता है, इट इज mm of Hg। आपने कभी देखा है वो डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो वो ऐसे लगाते हैं ना, वो ऐसा कफ लगाते हैं और फिर वो फुस करते हैं, फिर वो एक को ऊपर चढ़ता है। तो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है, वही मर्क्यूरी उसमें है, तो उससे रिलेट कर रहे हैं आप उसको। तो 120/80 जो हम बोल रहे हैं, तो दैट इज 120/80 mm of Hg। तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप किया तब जो प्रेशर है वो 120। जब वेंट्रिकल डायलेट हुए तब ब्लड प्रेशर में नहीं फ्लो हो रहा है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तो दैट इज डायस्टोलिक, तो 80 है। तो सिस्टोलिक कितना है, 120। डायस्टोलिक कितना है, 80। तो 120/80 कैसा हो गया, नॉर्मल। कंटिन्यू 140/90 के ऊपर वाला क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। इससे आपके सप्लाई बढ़ने की वजह से कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी या ब्रेन, और बहुत जगह हो सकता है, समझो, ऑल अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। Another problem which you have is your CAD, that is coronary artery disease. Coronary artery disease, it is also called as your like atherosclerosis भी बोलते हैं उसको। coronary artery disease को क्या बोलते हैं, atherosclerosis। तो उसमें क्या हो रहा है, like when the blood is flowing through the blood vessel, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, आर्टरी में से ये ब्लड जा रहा है,
तो यहाँ पे अगर डिपोजिशन हो रहा है किसी चीज का, जैसे कि कैल्शियम का या फैट्स का या कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यू का, उसकी वजह से देखो ये लूमेन क्या होते जा रही है, कम, है ना। तो जहां से वो ब्लड फ्लो हो रहा है वो लूमेन क्या होते जा रही है, कम। तो लूमेन अगर कम होते जा रही है तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, यस, हाँ, आर्टरी, तो आर्टरी की लूमेन कम हो रही है, तो इसलिए उसको हमने क्या बोला है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और जनरली हम इस कौन सी आर्टरी की बात कर रहे हैं, जो आर्टरी आपके हार्ट को ही सप्लाई कर रही है, इसलिए कोरोनरी आर्टरी, मैंने आपको बोला था ना कोरोनरी सिस्टम है। तो हम वो आर्टरी की बात कर रहे हैं जो आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, हार्ट को। तो वही आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई तो आपका हार्ट भी खुद क्या हो जाएगा, ब्लॉक, स्टॉप हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है अगर ब्लड का, तो दैट विल व्हाट यू कॉल एज, दैट इज ड्यू टू दिस एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि आपके हार्ट को प्रॉपर हम बोलेंगे ना सप्लाई नहीं हो पा रहा है किसका, आपके ब्लड का। तो आर्टरीज की लूमेन क्या होते जा रही है, नैरो। फिर यू हैव एंजाइना। एंजाइना को लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा है, यू फील अ बिट पेन इन द चेस्ट, स्पेशली इन द लोअर व्हाट यू कॉल एज लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में, शोल्डर में, कभी कभी लिम्स में भी हो रहा है, तो वो बढ़ने के बाद समझो। बट एंजाइना, मैंने आपको बोला एंजाइना क्या हो रहा है कि इट इज अ चेस्ट पेन। तो वो भी क्यों हो रहा है कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, आपके जो हार्ट के मसल्स है वहां तक प्रॉपर क्या नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन। तो वहां पे अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो दे स्टार्ट बिकमिंग वीक। तो उधर आपको पेन होना चालू हो जाएगा। मतलब जनरली आपको ये किसी भी एज में हो सकता है, पर मिडिल एज पीपल, एल्डरली पीपल, इनमें मतलब थोड़ा सा कॉमन है ये जो फिनोमेनन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये एंजाइना। कभी कभी ऐसी ओवर एक्सर्शन भी हो गया ना, तभी भी एंजाइना हो जाता है। आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है, दुख रहा है तो अभी आप मर ही जाएंगे, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब। तो बट देन अगर वो प्रोलॉन्ग्ड है, कंटिन्यूअस एंजाइना है, इट कैन बी सीरियस, है ना। तो दैट हैज टू बी टेकन केयर, एक वार्निंग सिग्नल समझो आप बोल सकते हैं। अनदर पर्टिकुलर एंड लास्ट डिसऑर्डर विच यू हैव इज योर हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर भी मतलब आप देखेंगे कि हार्ट जब अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है ना, when it is not able to supply blood to your body in a proper way, so that results in what is called as क्या, heart failure. Sometimes it is also called as congestive heart failure, क्योंकि उसका पहला symptoms आपको दिखेगा like congestion in the lungs. तो lungs में congestion हो रहा है, तो इसलिए लोग उसको क्या बोलते हैं, heart failure, congestive heart failure. तो congestive heart failure क्योंकि पहले किसने इफेक्ट कहाँ पे दिखाया, lungs. तो heart failure is when heart fails to supply blood to all parts of your body. तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर। कभी कभी और एक होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट। ये समझो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है थोड़ा, जैसे हमने देखा था ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकल रहे हैं एसए नोड, एबी नोड से, वो निकलना अचानक बंद हो गए और अचानक हार्ट बंद हो गया, एकदम स्टॉप, खत्म। तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट, जगह पे आदमी खत्म। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। और एक होता है जैसे हार्ट अटैक। तो ये एक हार्ट फेलियर है जिसमें हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। एक हो गया कार्डियक अरेस्ट, जहां पे अचानक हार्ट पंप ही करना क्या कर दिया उसने, बंद बंद कर दिया। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर कार्डियक अरेस्ट, इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट, राइट। और एक जो मैंने आपको बोला, इट इज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक लाइक जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, या हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहे, तो दैट टाइम वो जब मसल्स मरना चालू हो जाएंगे या वो वीक होते जाएंगे, तो दैट रिजल्ट्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। तो हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। हार्ट ने अचानक बीट करना बंद कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट जब सबको हम बोलेंगे ना कि ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो अपने काम में फेल हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर। और उसको ही हम क्या बोलेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये अलग अलग है थोड़े थोड़े, मतलब एक समझो हम बोलेंगे जैसे हार्ट अटैक ये ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो रहा है ब्लड का, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, है ना, हार्ट के मसल्स को एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो रहा है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कि भाई लाइट चाहिए, लाइट नहीं चलेगी मतलब, बट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अचानक हार्ट ने बीट करना क्या कर दिया, स्टॉप। सो दैट इज कार्डियक अरेस्ट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द व्हाट यू कॉल एज डिसऑर्डर्स ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट।
So with this, we finish this chapter. So maybe in the next video, we'll be discussing about some other mechanism. Probably we finished with circulation. Maybe we can start with this excretion and osmoregulation, right? Thank you.